उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत। धन्यवाद, आभार आपका। मध्य प्रदेश तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आच्छादित है और आपका चैनल ही ग्रामीण भारत है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। दिनेश जी, प्रदेश की राजनीति में आप इन्वॉल्व थे, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश को देख रहे थे और अब केंद्र में आप हैं, विस्तारक के तौर पर आप हैं अभी केंद्र में, और अब केंद्र की राजनीति में आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं विस्तारक के रूप में नहीं हूँ। विस्तारक योजना का मैं कन्वीनर हूँ और प्रदेश की राजनीति से मैं बाहर थोड़ी हूँ। मैं अब राज्यसभा का सांसद हूँ और पहले भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के साथ रहा हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। उसके पहले मैं राष्ट्रीय युवा आयोग भारत सरकार में रहा हूँ, राष्ट्रीय युवा नीति बनाई थी मैंने। तो इसलिए मैं केंद्र से प्रदेश आया हूँ और प्रदेश और केंद्र दोनों में भी हूँ। दिनेश जी, कैसे देखते हैं जो हालिया हालात हैं भारत के, एक बड़ा राजनीतिक करवट लिया है भारत की राजनीति ने जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और विश्व पटल पे कहीं ना कहीं भारत मजबूत हुआ है। देखिए, आप देखो तो आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछो, इस भारत देश में मोदी हैं जो मुमकिन है, जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते। अभी आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मंच पे हो और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस ऐसी महाशक्तियाँ उनका भाषण सुन रही हों। मोदी जी आगे आगे चल रहे हों गांधी बाबा की समाधि पर पुष्प अर्चन करने के लिए नंगे पांव, और जैसे लग रहा है कि उनके पीछे पीछे चल रहे हैं विश्व की महाशक्तियाँ, अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रहे हैं गांधी जी को पुष्पांजलि करने के लिए। क्या ये भारत की अस्मिता को बढ़ाने वाला नहीं है? यही भारत है जो विश्वगुरु के पद पर, आप किसको कहते हो? इसी को कहते हो कि विश्वगुरु के पद पर आसीन हो रहा है। आज दुनिया भर को मोदी जी ने योग सिखा दिया। आज सारे देश योगा दिवस मना रहे हैं। जो भारत का की व्यवस्था है, आज 150 से ऊपर देशों को मोदी जी कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, पैरासीटामॉल दवा दे रहे हैं। अमेरिका ऐसा भारत से दवा मांग रहा है। वही अमेरिका जहां सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं जो उसके जानवर नहीं खाते तो वो हिंदुस्तान को बेचता था। और हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार में राशन कार्ड लेकर लाइन लगा के लोग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग, वो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं कांग्रेस सरकार में लेने के लिए मजबूर होते थे जो अमेरिका का जानवर नहीं खाता था। आज मोदी जी और योगी जी और शिवराज जी को आप देखो कि 10 किलो राशन मिल रहा है, जाति और धर्म पूछे बगैर मुफ्त में मिल रहा है। 1-2 साल नहीं, 2.5 साल से लगभग मिल रहा है। आज मुफ्त में शौचालय मिल रहा है, मुफ्त में आज आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मिल रहे हैं, मुफ्त में घर में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, गांव-गांव में बिजली हो गई है, सड़क का जाल बिछा हुआ है पूरे देश में। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है जिसमें मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि महिलाओं को सशक्त करो। उन्होंने जनधन खाता खोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, मुफ्त में महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था किया, गर्भ धारण से करने से लेकर बालिग होने तक का, विवाह होने तक का महिलाओं के लिए सरकार खर्चा उठाएगी। यानी महिला का जो लिंग अनुपात बहुत कम था, भ्रूण हत्या एक प्रचलन सा बनता जा रहा था, आज 9 साल में चमत्कार हुआ। आज लिंग अनुपात लगभग बराबर है। महिला और पुरुष का जो पैदाइशी दर है वो बराबर से आई है। इसलिए जो आधी आबादी है उसको मोदी जी ने एक चमत्कार फिर से कर दिया कि उन्होंने 33% का आरक्षण दे दिया। मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी ने लाडली बहना मानो करिश्मा कर डाला कि बहनों का खर्च 1250 अभी उठा रहे हैं और इसको आगे 3000 रुपये तक ले जाएंगे। यानी महिलाओं को मजबूत बनाना, किसान को सम्मान निधि के साथ साथ यूरिया उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध करना, जो सब्सिडी पे ट्रैक्टर को उपलब्ध कराना, साधन संपन्न बना के युवाओं को रोजगार, लैपटॉप और कंप्यूटर, बेटियों को स्कूटी, यानी किस प्रकार से उन्नयन हो रहा है, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चारों तरफ चौमुखी विकास।
पहले गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहचान थी। योगी जी और शिवराज जी के आने के बाद आज चारों उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं 6 साल में। 7 मेट्रो पे काम हुआ है। 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में। यही हाल मध्य प्रदेश का है। आज दौड़ाते हुए गाड़ी से आप 100 की रफ्तार से चल लो, लगता नहीं कि वही मध्य प्रदेश है। तो ये बीजेपी की जो कार्य संस्कृति है, मैं समझता हूँ वही इसकी विजय का कारण है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, अभी तक की सबसे बड़ी जीत होगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला। हिंदी स्टेट्स के नाम लिए, अभी सब ये हिंदी स्टेट्स कहलाती हैं भारत की। उनके खाता नहीं खुलेगा, यानी 100% सीटें आने वाली हैं। और दक्षिण में जहाँ बीजेपी की सीट नहीं आती थी, आज वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने वाली है। आपने मुलायम सिंह के दौर देखा, आपने मायावती का दौर देखा, आपने अखिलेश यादव का दौर देखा, अब योगी जी का दौर चल रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे इन लोगों के, पूर्व मुख्यमंत्री के और वर्तमान मुख्यमंत्री के दौर में आपको क्या अंतर दिखा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बाजार की व्यवस्था थी उनके शासनकाल में, जहाँ सब कुछ बिकाऊ था, सब जगह करप्शन था, सब जगह अनियमितताएं थीं। आज सब कुछ ठीक है। आज परिवार का कॉन्सेप्ट है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ सरकार नहीं, परिवार की तरह आधार पर काम हो रहा है, और एक ईमानदारी से और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की व्यवस्था है। जवाबदेही है शासन। सुशासन का जो सबसे बड़ा कार्य होता है, वो होता है उत्तरदायित्व बोध होना। आज योगी जी जो रखते हैं कि 18 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होना है, तो वो 17 महीने में पूरा होता है। आज शिवराज जी ने इतनी घोषणा करी, कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, आज शिवराज जी कहते हैं और कितनी ज़रूरत हो, पैसे की कमी नहीं है। दोनों में अंतर कितना है? क्योंकि उनके वहाँ भ्रष्टाचार था कांग्रेस शासन में, इसलिए पैसा जनता के लिए नहीं था, नेता के लिए पैसा था। यहाँ पर नेता के लिए नहीं, जनता के लिए पैसा है। सारी योजनाएं आ रही हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि और पैसा जो जरूरत हो बताओ। 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं आपको राजनीति करते हुए, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप पार्टी लाइन पर चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आपको राज्यसभा के लिए कहा गया, आप राज्यसभा के लिए पहुंच गए। आने वाले समय में हम आपको कहाँ देखेंगे? मैं एक कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता रहूँगा। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष में 3 बार रहा हूँ बीजेपी यूथ का, फिर प्रभारी रहा हूँ, फिर मंत्री का दर्जा देख के मैं पर्यटन का चेयरमैन रहा हूँ, फिर केंद्र के मंत्री का दर्जा देख के मैं राष्ट्रीय युवा आयोग का रहा हूँ। पूरे देश की मैंने यूथ पॉलिसी बनाई। उसके बाद 11 साल तक मैं महापौर रहा हूँ, उसमें भी विश्व रिकॉर्ड जीत का बना, और मोस्ट ऑनरेबल मेयर का इजराइल में मुझे खिताब मिला। फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय अमित शाह जी ऐसे संगठन शिल्पी के अध्यक्षता में, और बीजेपी के इतिहास के सबसे बड़े कार्यक्रम को मैं संयोजक बना, सदस्यता महाअभियान। उसमें 55 लाख बीजेपी की सदस्यता थी 2014 में, मोदी जी के आने के बाद। और मोदी जी के मार्गदर्शन और अमित शाह जी के कुशल संगठन के अंतर्गत जब मैं सदस्यता महाअभियान का प्रभारी बना, तो 55 लाख की जो सदस्यता संख्या थी बढ़ के 11,57,00,000, यानी 8 करोड़ थी। चाइना की जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, अब बीजेपी दुनिया से सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा राज्यसभा और सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य, और ये कहीं किसी का है तो बीजेपी का है। तो बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। अगर अब कोई मुझसे पूछता है, या पहले भी कुछ से मुझसे पूछता था कि अब क्या चाहते हो, तो मेरा एक ही शब्द होता है, जहाँ पर कम वहाँ पर हम। हमने देखा कि आप उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से मध्य प्रदेश, पूरे टाइम पूरे भोपाल, मतलब देश में हरियाणा, पूरे देश में दौड़ते रहते हैं आप। इस पूरे जो दौड़ धूप है, उसके पीछे जो एनर्जी है, उसका राज क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आदर्श, मोदी जी की राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे राष्ट्रभक्त संगठन का सदस्य होना, और एक ऐसा नागरिक होना जो देश के हित चिंतन के लिए अपना सर्वोच्च निछावर
करने की इच्छा रखता हो। बहुत बड़ी बात है कि आप पार्टी लाइन पर चलते हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देती है तो उसका निर्वहन आप करेंगे? अभी आपको मैंने कितना बताया कि मुझे पार्टी ने पूरी ज़िंदगी कितने पद दिए हैं। मेरी यात्रा एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जनसंघ के कार्यकर्ता में जो टॉफ़ी लेके चले आते थे, अखबार में निकला क्या भाई क्या जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह, ये जो बच्चा पार्टी थी उसके सदस्य में रहा हूँ। मैंने निकट से माननीय अटल जी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, दत्तोपंत ठेंगड़ी, पूज्य सुदर्शन जी, रज्जू भैया, इन सबके सानिध्य में मैंने अपने जीवन को देखा है। आदरणीय कल्याण सिंह जी का, आदरणीय कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह, सबके साथ काम किया है। अटल जी के 5 चुनाव में मेरे पास जिम्मेदारी थी। आखिरी चुनाव में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं उनके चुनाव की संचालन समिति का एक महत्वपूर्ण अंग था। आदरणीय कलराज मिश्रा जी का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, उमा भारती जी का, टंडन जी का, सबका चुनाव का मैं प्रभारी रहा हूँ और पूरे देश में मेरी सभाएं रही हैं। तो पार्टी ने इतना कुछ दिया है, अब मैं कोई बहुत इच्छाएं करूं तो ये उचित नहीं है। जहां पर कम वहां पर हम, मैंने पहले कहा। देश के बहुत सारे राज्यों में आप घूमे और वहाँ के राजनीतिक हालातों को आपने बहुत करीब से देखा। अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बीच काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अंतर आ गया है। उस मध्य प्रदेश के बारे में जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और यहाँ पर शासन था दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा का, गांव के गरीबों का, पिछड़ों का, कुचलों का, अनुसूचित का, आदिवासियों का निकलना दूभर था। इस प्रकार की कठोरता, इस प्रकार का व्यक्तिवादी और एक तरह लादेनी व्यवस्था थी। लादेन जी बोलते थे ना दिग्गी राजा, उसमें दिग्गी जी राजा जी का, आदरणीय दिग्गी राजा जी का विवाह नहीं हुआ था। पहला हो चुका तो सेकंड वाला नहीं हुआ था। तब मैं यहाँ पर आया था और उस समय सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क में देखता था और उस समय बिजली आती थी तो समाचार बनता था गांव में, थालियां पीट के लोग खुशी मनाते थे, बिजली आ गई, बिजली आ गई। डकैत की मूंछ का ताव जो होता था वो कर्फ्यू लगा देता था, पुलिस कर्फ्यू नहीं लगाती थी। डकैत के आगमन की सूचना में पुलिस के थानों में ताले लग जाते थे। आज डकैत नाम का लोग भूल गए, पिक्चरों में डकैत बंद होकर रह गया शिवराज जी के शासन में, बीजेपी के शासन में। आज अपराधी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश छोड़कर, अब मैं समझता हूँ कहाँ चले गए, कांग्रेसी शासन में रहे होंगे तो रहे होंगे, भाजपा ही शासन में कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। विकास, डेवलपमेंट 24 घंटे उसी की सोच, महिलाओं का, युवाओं का उत्थान, किसानों की आमदनी को दुगना करना, ये जो परिकल्पना के साथ में, एक टीम वर्क के साथ में काम हुआ है। मोदी जी गुड प्रैक्टिसेस के लिए सारे मुख्यमंत्रियों को महीना 15 दिन में, चाहे वो वर्चुअल जोड़ते हों, चाहे वो प्रैक्टिकली बुला के सशरीर उनकी मीटिंग कराते हों। यानी उत्तर प्रदेश की अच्छी चीज़ मध्य प्रदेश लेगा, मध्य प्रदेश की अच्छी चीज़ महाराष्ट्र लेगा, महाराष्ट्र की अच्छी चीज़ गुजरात लेगा, गुजरात की अच्छी चीज़ सब लेंगे। ये जो एक कार्य संस्कृति पैदा की है प्रधानमंत्री ने, ये भारतवर्ष के इतिहास में कभी सुनने को भी नहीं मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि उस भारत के हम लोग हैं जहाँ श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का, महाकालेश्वर जी का लोक भी बन रहा है, महाराणा प्रताप लोक भी बन रहा है, दतिया का लोक भी बन रहा है। तो वहीं पर आज मिसाइल भी बन रही हैं, आज हमारे वहाँ डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, आज वहीं राफेल हिंदुस्तान में बनेगा, आज जो बुलेट ट्रेन आ रही जापान से, उसके अब अगला जो पार्ट होगा वो हिंदुस्तान में ही बनेगा। हिंदुस्तान दाता बन गया है। कोरोना में आपने देखा होगा, जो पहले याची था ना कि नेहरू जी गए तो फिर ब्रिटेन घूम आएंगे, पेरिस हो जाएंगे, कुछ दे दो, इंदिरा जी जाएंगी तो अमेरिका कुछ दे दो, यहाँ पर नरसिम्हा राव जी और मनमोहन जी को तो ये लोग मिलने का समय ही नहीं देते थे, जो अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे। आज वो नंगे पैर मोदी जी ने तो उनको बगैर जूते का समाधि पर वो उनके साथ में गए हैं, यानी उनको आदर पे किया है। तो बदले हुए समय में आज दूसरे देश जो शक्तिशाली देश थे ना, चिल्ला के कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है वो जीवित रहेगा,
और भारत आज कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख में मेरा सुख है, और ये भारत आज विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, राहुल की यात्रा विपक्ष का संगठन INDIA इंडिया कितना असर डालेगा देश की राजनीति पर? आदरणीय राहुल जी मासूम हैं, परिपक्वता आने में भी समय है, अविवाहित हैं, विवाह योग उम्र पार हो चुकी है, समझदारी आएगी ऐसी आशा अब समाप्त होती जा रही है। लेकिन एक सहानुभूति तो ही है, सत्ता आए ना आए लेकिन घर में बहू जरूर आए, बहुमत ना आए, बहुमत ना आए राजनीतिक रूप में, लेकिन बहू आए, बहुमत यानी बहू ना आए वाला चीज़ जो है वो क्रम टूटे, क्योंकि वो घर गृहस्थी योग्य हैं, वो राजनीति के योग्य नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सनातनी विरोधियों का एक समूह बन गया है स्टालिन के नेतृत्व में, दिग्विजय दिग्गी राजा ऐसे जो लादेन जी कहते हैं, जो इशरत जहाँ को बेटी कहते हैं, जो अफजल गुरु को गुरु मानते हैं, ऐसे दिग्गी राजा कमलनाथ के गुरु हैं। तो ऐसे दिग्गी राजा का जो सहयोगी होगा वो सनातनी का विरोधी होगा। आप देखते थे जो अभी जिनके खिलाफ वारंट छपा हुआ पूरे, जो कहते हैं कि काफिरों की हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा प्रवचन देते हैं जो भारत से जिनको निर्वासित किया गया है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। तो ऐसे लोगों के जाकिर नायक, ऐसे लोगों के सभा में दिग्गी राजा जाते हैं और जाके वहाँ सनातन और हिंदू को गाली देते हैं। वो आज कमलनाथ जी के सारथी हैं, उनके रथ के वाहक हैं, और उदय जो कमलनाथ जी की पार्टी का प्रमुख सहयोगी है, वो कहता है सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है और इसको नष्ट करना है। तुर्क नहीं नष्ट कर पाए, मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, अरे उदय और उदय की कांग्रेस ये नष्ट नहीं कर पाएंगे। अब इनका कांग्रेस और ये जो आपने बताया ना घमंडिया, ये घमंडिया का अब राजनीतिक रूप में उदय नहीं होना है। उदय के कारण कांग्रेस का अस्त राजनीतिक रूप में निश्चित है। ये एक 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जर्जर इमारत है जो 2024 के चुनाव के बाद और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद 2023 में ये कांग्रेस रूपी जर्जर ऐतिहासिक इमारत राजनीतिक रूप में जनता के द्वारा धराशायी कर दी जाएगी। राजनीतिक रूप में जनता के द्वारा कांग्रेस की इमारत को धराशायी कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत के कई मुद्दों पर दिनेश शर्मा जी ने हमसे बहुत खुलकर बात की, राहुल को सलाह दी कि आप बहुत मासूम हैं, बहुमत आपको मिले या ना मिले लेकिन परिवार में बहू ज़रूर लाकर दीजिए ताकि आपकी मम्मी भी जो हैं वो खुश हो जाएं। दिनेश जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और लगातार काम करते रहें। आभार आपका और आपके ग्रामीण भारत का, क्योंकि भारत की ग्रामीण भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। मैं समझता हूँ आपकी स्वस्थ पत्रकारिता आपके चैनल में बसे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।